हेलो चाचा का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो पेपर है आप सभी बच्चों का काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आज के इस पेपर में पूछे गए थे, तो सभी बच्चों को ऑलमोस्ट जो है पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने मार्क्स जो है आप लोग के बन रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंग्लिश की प्रिपरेशन हम आप लोग को कराने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो आप लोग को नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका उसकी प्रिपरेशन हम बहुत जल्द कराना स्टार्ट कर देंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो सॉल्यूशन देखने वाले हैं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का। तो आज का पेपर जो है बोला जाए कि देखो बहुत अच्छा तो नहीं, बट ठीक से अच्छा, मतलब अच्छे से थोड़ा सा ऊपर ही आप बोल सकते हैं कि अच्छा आया था पेपर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि ओवरऑल जो है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध के लेखक कौन है। तो सीधा हम सॉल्यूशन पर चलेंगे इसके। तो पहले वाले का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा थॉमस और माल्थस। नेक्स्ट सेकंड नंबर था, भारत में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो आंसर है बच्चों पुणे। सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट गा नंबर था, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है बच्चों थर्ड नंबर ऑप्शन 8.6%। घा नंबर है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है काका कालेलकर। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो 1828, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 4 नंबर है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। तो सेकंड ऑप्शन सही है, M.N. श्रीनिवास। फिर है 6 नंबर, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो आंसर है बच्चों गेहूं, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जा नंबर है, अलगाववाद की अवधारणा से संबंधित है कौन। सेकंड ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स। अभिकथन कारण की बात करें तो देखो इसमें पहला वाला अभिकथन कारण सही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। और उसके बाद सेकंड जो आपका अभिकथन कारण वाला था तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही है पर आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। सेकंड नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है। तो जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 याद कर लेना। और आई होप कि आप लोग ये लिख के आएंगे। नेक्स्ट है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया। तो यह नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। फोर्थ नंबर था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई। तो यह है आपका कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। फिफ्थ था, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे अब मुंबई में, जो कि अब मुंबई है, मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार कब प्रारंभ किया गया। तो 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी। फिर है, वर्ण और जाति में कोई 2 विभेद लिखिए। तो वर्णों की संख्या केवल 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। फिर है, वर्ण व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर समान है, जबकि जाति व्यवस्था स्थानीय और क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है। फिर है, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का भोजन करते हैं और सामान्य संपत्ति तथा धार्मिक उत्सवों में भागीदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, पश्चिमी समाज में स्तरीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं। तो पश्चिमी समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार वर्ग यानी क्लास है। यह मुख्य रूप से आय, संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा और जीवनशैली जैसी आर्थिक एवं सामाजिक उपलब्धियों पर आधारित होता है। 11 है, अस्पृश्यता का अर्थ समझाइए। तो अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है जिसमें कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियों के लोगों को शारीरिक स्पर्श से दूर रखा जाता है। यह उन्हें सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और सामाजिक सम्मान से वंचित करने की एक अमानवीय प्रथा है। फिर था, नागरिक समाज का विकास कैसे होता है। तो नागरिक समाज का विकास राज्य और परिवार के दायरे से बाहर स्वैच्छिक संस्थाओं, संगठनों और संघों के माध्यम से होता है। यह तब पनपता है जब लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा और सक्रियता दिखाते हैं। फिर उपनिवेशवादी विचारधारा का विकास क्यों हुआ। तो उपनिवेशवादी विचारधारा का विकास यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति, नए बाजार की खोज, कच्चे माल की प्राप्ति और दूसरे देशों पर अपने राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व को वैध ठहराने के लिए हुआ था। 14 था, भूमंडलीकरण के कृषि पर पड़े किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। तो पहला है, भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई तकनीक तक पहुंच मिली। दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिला और नकदी फसलों पर निर्भरता बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्ल मार्क्स के मशीनीकरण पर क्या विचार है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि मशीनीकरण से श्रमिकों का शोषण बढ़ता है और वे अपने काम से अलग थलग हो जाते हैं। मशीनें श्रमिकों के कौशल को कम करती और पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाती हैं। 16 था, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो उदारीकरण से सेवा क्षेत्र जैसे IT, BPO में रोजगार के अवसर बढ़े, हालांकि इसने आउटसोर्सिंग और अस्थायी नौकरियों को भी बढ़ावा दिया।
जिससे श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक आंदोलन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो सामाजिक आंदोलनों में सामूहिक भागीदारी और निरंतरता होती है। इसका उद्देश्य समाज में किसी विशिष्ट परिवर्तन को लाना या वर्तमान परिवर्तन का विरोध करना होता है। नेक्स्ट 18 नंबर लघु उत्तरीय पर चलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कोई 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य बताइए। तो ये जो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य पर खर्च, जीवन प्रत्याशा, शिशु में मृत्यु, मातृ मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऐसे है 19 है, आज जनजातीय पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है। तो इसका आंसर बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे, हम यह किस अर्थ में कह सकते हैं कि अक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी। तो इसको आप लोग बच्चों यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर आप ऐसा रिलेटेड लिख करके आए तो मार्क्स आपको इधर मिल जाएंगे। 21 है, सामुदायिक पहचान का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो सामुदायिक पहचान व्यक्ति को एक सुरक्षात्मक सामाजिक दायरा और आत्मबोध प्रदान करती है। ये व्यक्ति को हम की भावना देती है जो संकट के समय सहयोग का आधार बनती है। समुदाय के माध्यम से संस्कृति, भाषा और परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। यह समाज में विविधता बनाए रखने और व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के अथवा में बच्चों क्वेश्चन दिए रखा था, भारत का समाज विविधतापूर्ण समाज क्यों है। तो आपको पता है कि भारत को विविधतापूर्ण समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि भाषाओं, जातीय और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। तो और थोड़ा सा मैं बना करके आपको लिख देना था। 22 है, आपसे पूछा गया स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके मुख्य कारण औद्योगिक विकास, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन, सरकार की योजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन ने भी शहरों के विस्तार में मदद की। हालांकि इस प्रक्रिया के कारण झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव जैसी चुनौतियां भी पैदा हुई है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे कि पश्चिमी देशों में जैसे विशेषकर ब्रिटेन के खान पीन, पहनावे और जीवन शैली को अपनाना यह एक सीमित प्रक्रिया है। इसके विपरीत आधुनिकीकरण एक व्यापक और सकारात्मक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपनाने पर जोर देती है। पश्चिमीकरण केवल बाहरी दिखावे से जुड़ा हो सकता है जबकि आधुनिकीकरण वैचारिक परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपसे पूछा है, नए सामाजिक आंदोलनों तथा पुराने सामाजिक आंदोलनों में क्या अंतर है। तो पुराने सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वितरण जैसे श्रमिक आंदोलन पर केंद्रित है। इसके विपरीत नए सामाजिक आंदोलन गुणवत्ता, जीवन, पर्यावरण, मानवाधिकार और पहचान जैसे महिला आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन जैसे मुद्दों पर आधारित होते हैं। पुराने आंदोलनों का आधार वर्ग था जबकि नए आंदोलनों का आधार अक्सर विशिष्ट सामाजिक मुद्दे या पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्कों को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण जो है बच्चों आप लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसी के अथवा में बच्चों क्वेश्चन दिया था, भारत में नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्या आप इस कथन से सहमत है। यदि हाँ तो नगरीय जनसंख्या के लगातार वृद्धि के कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो बिल्कुल सहमत है। तो इसका जो प्रमुख कारक है वो है रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि में संकट, जीवन शैली और सरकारी नीतियां। तो बाकी जो है पूरा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रवाद क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान, संस्कृति और हितों को पूरे राष्ट्र के हितों से ऊपर रखते हैं। यह अक्सर अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव के रूप में प्रकट होता है। इसके प्रमुख कारण जो हैं, कारक भौगोलिक कारक हो गया, सांस्कृतिक और भाषाई कारक, आर्थिक असमानता और राजनीतिक कारक। नेक्स्ट इसी के अथवा में बच्चों क्वेश्चन था, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी संख्या समाज के बहुसंख्यक समूह से कम होती है, जिसके पास तुलनात्मक रूप से कम शक्ति या अधिकार होते हैं। इन्हें राज्य से संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद का खतरा, सांस्कृतिक पहचान, भेदभाव से बचाव। और थोड़ा सा इसमें आप लोग बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हरित क्रांति क्या है, इसने भारतीय ग्रामीण समाज को कैसे प्रभावित किया। तो हरित क्रांति 1960 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई एक प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरक, कीटनाशकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाना था। ग्रामीण समाज पर इसके प्रभाव, तो उत्पादन में वृद्धि हुई, असमानता में वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन और उसके बाद श्रम संबंधों में बदलाव। चलते हैं नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन था, कृषक समाज किसे कहते हैं। कृषक समाज की वर्ग संरचना को समझाइए। तो कृषक समाज वह समाज है जिसकी अर्थव्यवस्था और जीवन का मुख्य आधार
खेती होती है। यहाँ भूमि ही शक्ति और प्रतिष्ठा का मुख्य स्रोत है। कृषक समाज की वर्ग संरचना क्या है? भूस्वामी, मध्यम वर्ग किसान, सीमांत या छोटे किसान, फिर भूमिहीन मजदूर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें पहला था झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका जो वर्ष निर्माण वर्ष है वो है 2000। फिर है कौन से करिश्माई आदिवासी नेता झारखंड सामाजिक आंदोलन के प्रतीक बने और क्यों बने? तो बिरसा मुंडा इस आंदोलन के प्रतीक बने। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया और उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां और गीत पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गए। गा नंबर आपसे पूछा था झारखंडियों में संगठित सजातीय चेतना और साझी पहचान का विकास कैसे हुआ? तो ईसाई मिशनरी द्वारा फैलाई गई साक्षरता के कारण शिक्षित आदिवासियों ने अपने इतिहास और मिथकों पर शोध किया। उन्होंने अपनी जनजातीय प्रथाओं और सांस्कृतिक व्यवहारों को लेखों के माध्यम से साझा किया, जिससे एक संगठित चेतना और साझी पहचान विकसित हुई। तो ये था बच्चों आप लोग का कंप्लीट सोशियोलॉजी का पेपर। नेक्स्ट इसके बाद इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश के जो भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें आप लोग को मिल जाते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बताना है। इतना बताते हैं हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही 80 रुपीज़ आप पे करेंगे, पे टू डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।